D1 क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का है। क्वेश्चन बोला हुआ है इफ अ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जी के बारे में बताना है कि ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, क्या हो रहा होगा। तो डेल्टा यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी की बात करें अगर अपन, तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस में किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं अपन, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए डेल्टा वी जो है वो तो है पॉजिटिव, लेकिन क्यू का साइन नहीं गिवन है अपने को। अब क्यू का साइन नहीं गिवन है तो जो डेल्टा यू है उसका साइन तो क्यू पर डिपेंड करेगा। क्यू अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ क्यू, क्यू के साइन पर डिपेंड कर रहा होगा। और D2 वाले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो चार्ज हैं, एक 1 माइक्रोकुलाम है और एक 1 मिलीकुलाम है। 1 मिलीकुलाम वाला चार्ज जो है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, और जो 1 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज है उसको हमने रिलीज किया है। और जो 1 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज हमने रिलीज किया है वो कितनी डिस्टेंस से रिलीज किया है, फ्रॉम 1 मीटर। और जब ये चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगा, 10 मीटर की डिस्टेंस पर, तब इसकी स्पीड क्या होगी हमें पता लगानी है। तो ये तो फिक्स है, सिर्फ इसी की स्पीड में चेंज हो रहा है और इस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन में, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल रिलीज किया है और यू इनिशियल क्यू इंटू के क्यू बाई आर, पहले 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और के फाइनल हमको पता लगाना है हाफ एम वी स्क्वायर, और यू फाइनल कितना हो गया, क्यू इंटू के क्यू बाय, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तब 10 मीटर। तो इसमें जो वी अननोन है वो पता लग जाएगा अपने को। पार्ट 1 के सेक्शन ई में E1 क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव चार्ज 15 माइक्रोकुलाम एंड 10 माइक्रोकुलाम आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो Q1 Q2 दिए हुए हैं और इनके बीच की सेपरेशन दे रखी है, और ये सेपरेशन दे रखी है अपने को 30 सेंटीमीटर, और हमें इसे कितना करना है, इसे 15 सेंटीमीटर पिलाना है। तो 15 सेंटीमीटर पिलाने के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो रिक्वायर्ड वर्क डन के लिए डेल्टा के तो 0 हो गया, और डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया, और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल में वैल्यू डालें अगर अपन, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर यानी 15 सेंटीमीटर, और माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर यानी 30 सेंटीमीटर। यह है E1। और E2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, 3 चार्ज हैं और हमें पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है। तो यू ई सिस्टम कैसे लिखेंगे अपन, यू सिस्टम अगर हमको लिखना है तो 3 चार्ज के लिए तो U12 प्लस U13 प्लस U23, चार्ज की वैल्यूज दे रखी है अपने को। तो ये के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 Q3 बाई R23, और ये वैल्यूज दे रखी है अपने को। और E3 वाला जो क्यूब वाला क्वेश्चन है वो अपन ने क्लास में थ्योरी के दौरान सारे पार्ट करे हैं इसके, अपन ने कि 8 चार्ज हैं और 8C2 से अपन ने टर्म्स देखी थी इसकी, और उसके अलावा A से 2A पर जाने के दौरान जो है कितना इसका स्पीड आएगा, या 2A से A से A/2 करने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो E3 अपन ने नोट्स में कर लिया है। पार्ट 2 के सेक्शन ई में 6 इक्वल चार्ज दे रखे हैं, और इसकी साइड जो है वो रेगुलर हेक्सागन है, इक्वल लेंथ A, और ये जो लेंथ है वो A के बराबर है। तो हमें पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो यू सिस्टम हमको लिखना है। तो क्या ये सिस्टम सिमेट्रिकल है, थ्योरी के दौरान अपन ने देखा था कि इसको हम कैसे सिमेट्रिकल कहेंगे, ये चार्ज ये बोलेगा कि मेरे दोनों तरफ अपोजिट चार्ज है, सामने अपोजिट है और बाकी जगह सेम है। ऐसे भी ये भी यही बोलेगा मेरे दोनों तरफ अपोजिट चार्ज है, सामने अपोजिट है, बाकी जगह सेम है। तो इसका मतलब ये सिस्टम सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल सिस्टम में क्या तरीका यूज करते हैं अपन, n/2 इंटू U1 यानी 6/2 इंटू U1, और कितना हो गया ये 3, और U1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, U12 13 14 15 एंड 16। नंबर ऑफ टर्म कितनी आनी थी इसमें वो चेक कर लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, NC2 यानी 6C2 यानी 6 इंटू 5/2 30/2 यानी कितना 15। तो ये देखो 5 इंटू 3 15 टर्म हो गई। ये वैल्यूज डाल देंगे यहाँ से, और ये सेपरेशन वगैरह देखा ही था अपन ने, √3A और 2A। और E2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको कि 3 पॉइंट चार्ज इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस पर है, सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज 0। तो यू सिस्टम हमको 0 बताना निकालना है। तो उसके लिए x की वैल्यू क्या आ रही होगी, तो 3 चार्ज है तो कैसे लिख सकते हैं, U12 प्लस U13 प्लस U23 बराबर 0। तो U12 कैसे लिख देंगे, के Q1 Q2 बाई आर,
के क्यू वन क्यू टू बाई आर और के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो इससे अपने को एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। यह है सेक्शन ई। पार्ट वन के सेक्शन एफ में वन वाला क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं कि दो स्फेरिकल शेल थे तो इसके अपन एनर्जी कैसे लिखी थी। दोनों को इन्फाइनाइट पे रखा था, दोनों को इन्फाइनाइट पे इंडिविजुअली चार्ज किया था। तो पहले को चार्ज किया था इन्फाइनाइट पे के क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन, दूसरे को इन्फाइनाइट पे चार्ज किया था के क्यू टू स्क्वायर बाई टू आर टू। फिर पहले को इन्फाइनाइट से लाए थे तो जीरो वर्क डन करना पड़ा था, और दूसरे को लेकर के आए थे तो Q2 इंटू वहाँ Q1 के कारण पोटेंशियल यानी के क्यू वन बाय आर टू, है ना। नोट्स में अपन ने लिख लिया। तो ये F1 तो ओपन कर चुके हैं। टू की बात करते हैं अपन। टू में क्या है कि स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस आर है, सेंटर पे चार्ज क्यू नोट है और बाहर चार्ज क्यू है। अभी इसकी रेडियस आर है और जब इसकी रेडियस 2r हो जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा ये हमें पता लगाना है। और अब सेंटर पे चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है और एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन हमको पता लगाना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैसे पता लगाएंगे अपन, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और स्लोली जा रहा है तो डेल्टा के जीरो, तो डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल की वैल्यू लिखें तो कितना बन जाएगा, क्या कौन कौन सी एनर्जी आएगी इसमें, इस वाले की सेल्फ एनर्जी और इन दोनों के बीच की इंटररिएक्शन एनर्जी। तो क्या बनेगी सेल्फ एनर्जी, ये हो गई के क्यू स्क्वायर बाय फाइनल वाले में 2r और प्लस इंटरेक्शन एनर्जी चार्ज क्यू नोट और यहाँ इसके कारण पोटेंशियल, होलो स्फीयर के कारण अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा। तो ये क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना चाहे तो इसकी सेल्फ एनर्जी वो कितनी बनेगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ रेडियस जो थी वो कितनी थी 2r, और यहाँ पर रेडियस कितनी है इस वाले में, इनिशियल वाले में ये r, और प्लस क्यू नोट और इनटू और सेंटर पर पोटेंशियल वही जो उसकी सरफेस पर है यानी कितना के क्यू बाय आर। ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और अगर अपने को जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर है और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है अपने को, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो है वो कितना होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू यानी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और माइनस को इधर भेज दो अंदर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल यानी उसका उल्टा माइनस टाइम। उसके अलावा डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल लगा दे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर डेल्टा के जीरो है तो एक्सटर्नल का वर्क डन जो होगा वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो जो ये आंसर है एक्सटर्नल का इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसका माइनस टाइम आंसर आ जाएगा। ये है F2। इसके बाद F3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो अपने को कि दो स्फेरिकल शेल हैं और अभी एक दूसरे से डी सेपरेशन पर हैं, दोनों पर चार्ज Q है और हमने यहां से इसको रिलीज कर दिया, आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है। तो जब वो दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर होगी तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी ये हमें पता लगाना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं और इस दौरान जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इनके पास अभी जब है तब भी है और जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तब भी इसके पास सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल में इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन और इन दोनों की सेल्फ, लेकिन मैं इन दोनों की सेल्फ नहीं लिख रहा क्योंकि वो यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर भी आएगी और जब इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे तब भी इनके पास सेल्फ एनर्जी तो होगी ही, तो वो इधर भी है तो कट जाएगी। तो ऐसा करें पोटेंशियल में सिर्फ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो गया के क्यू वन क्यू टू बाई आर इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैल्यू, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर इसका मास एम है इसका मास एम है और दोनों को हमने एक साथ रिलीज कर दिया है, दे आर रिलीज है ना, दोनों को एक साथ रिलीज किया है तो जब एक दूसरे से लार्ज सेपरेशन पर होंगे तो अगर इसका वेलोसिटी v होगा तो इसका भी v होगा, तो यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी k होगी तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी k होगी। तो ke यानी 2ke और u फाइनल जो है वो कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर की वैल्यू इन्फाइनाइट यानी यू फाइनल जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक की कितनी जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई 2d। इसमें अगर अपन इन दोनों को अलग अलग छोड़ते हैं ना तो पहला इन्फाइनाइट पे चला जाता और उसके वो सारी ही पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ले जाता, और दोनों को एक साथ छोड़ा अपन ने तो दोनों जब इन्फाइनाइट पे गए तो उनके हिस्से में जो काइनेटिक एनर्जी आई वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का आधा आ गई, है ना। और इसके बाद F4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, F4 वाले क्वेश्चन में से दिया हुआ है हमको कि इन अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर इफ एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर इज यू नोट। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर वाली एनर्जी यू नोट है। अच्छा देखो सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है और बाहर भी होता है तो एनर्जी स्टोर दोनों जगह होती है, उसमें से सिर्फ बाहर वाली। अब सॉलिड स्फीयर के बाहर वाली एनर्जी और होलो स्फीयर के बाहर वाली एनर्जी एक जैसी होगी क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन एक जैसा होता है, इसलिए दोनों के लिए ही जो
सॉलिड स्फीयर के बाहर और होलो स्फीयर के बाहर वाली एनर्जी को अपन क्या बोल सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। और इसका नाम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू नोट। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर, इफ द एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर के आउटसाइड एक जैसी एनर्जी, और होलो स्फीयर का हमें आंसर पता है इसी। तो अब हमसे पूछा है देन फाइंड आउट द टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर की कितनी बनेगी, वो होगी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल सकते हैं, कितनी है ये 2u नोट। तो यहाँ डाल दिया 2u नोट, तो 3/5 इंटू 2u नोट यानी कितना हो गया 6u नोट बाई 5। ये जो के क्यू स्क्वायर बाय आर की वैल्यू है वो यहाँ से डाली अपन ने 2u नोट, तो ये कितना हो गया 6u नोट बाई 5। ये है सेक्शन एफ। पार्ट 2 सेक्शन एफ में पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर और पोटेंशियल इसका 8000 वोल्ट है। सरफेस का पोटेंशियल ऑफ सरफेस, तो सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर रेडियस, और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो के क्यू बाय आर की वैल्यू हमें दे रखी है 8000 वोल्ट। और क्वेश्चन में हमें पूछा है क्या, द एनर्जी डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी यहाँ के पास वाले पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी हमें पूछी है। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं अपन, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब हमें ई की वैल्यू डालनी है, तो ई की वैल्यू सरफेस पर क्या बनेगी, सरफेस पर बनेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में के क्यू की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 8000, 1 इधर गया 10 की पावर -2 हो जाएगा इधर की तरफ जाकर के, तो 8000 इंटू 10 की पावर -2 ये तो मिल गया अपने को यहाँ से के क्यू, वो यहाँ डाल दिया, और आर का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये जो ई आया उसे यहाँ डाल देंगे तो उससे हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। इसके बाद F2 क्वेश्चन में क्या है, एन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप जो है वो सॉलिड स्फीयर होंगी, तो एन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप है और इन सबको कलेप्स करके कंबाइन करके और एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, और बड़ी ड्रॉप की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता लगानी है कि वो क्या होगी, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दे रखी है अपने को कितनी, u। तो इस तरह के सवाल में क्या क्या यूज कर सकते हैं कि सारा मिला करके चार्ज इसी पर जा रहा है, तो एक टर्म जो यूज कर सकते हैं अपन वो है चार्ज कंजर्वेशन। तो टोटल मिलाकर चार्ज कितना हो गया इस सबका मिलाकर एन क्यू, चार्ज कंजर्वेशन। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं इसमें अपन, वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू, और ऐसी कितनी ड्रॉप से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वाली एन, तो इससे मिलाकर एक ड्रॉप बनी, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से आर इक्वल टू कितना आ गया, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो ये आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया, और इसकी एक की पोटेंशियल जी यू दे रखी है अपने को, तो यू को अपन कैसे लिख सकते हैं, यू इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन, और इस छोटे की रेडियस स्मॉल आर थी अगर ये, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर स्मॉल आर। यह है एक ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है इसकी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मान लो मैं U1 बोल देता हूं, तो हमें U1 पता लगाना है। तो U1 बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा 3/5 के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से कैपिटल क्यू की जगह क्या डाल सकते हैं अपन, कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल एन क्यू, तो ये कितना हो गया एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी जाएगी, एन की पावर 1/3 और इनटू कैपिटल आर की जगह डाल दिया क्या स्मॉल आर। तो इसमें देखो 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये वाली टर्म तो जो है ये 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये तो क्या हो गया u। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या बचा 2 - 1/3 यानी क्या n की पावर 5/3 इंटू यू, तो u1 बराबर आ गया n की पावर 5/3 इंटू यू। ये है सेक्शन एफ। सेक्शन जी में पार्ट फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2y कैप प्लस 2xj कैप, और पोटेंशियल पूछा है हमसे v, और v की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो E से v कैसे निकाल रहे होते हैं अपन, पहले यहाँ dr लिख दें, तो dr बराबर क्या हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप। तो E डॉट dr कितना हो जाएगा, dv बराबर माइनस E डॉट dr से ये हो गया -2y dx और -2x dy, तो 2 कॉमन ले लो तो प्लस x dy ये बन गया, और dv बराबर लिखा अपन ने क्या -E डॉट dr, और इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो इंटीग्रेशन करें अगर अपन इसका, तो इसमें से -2 बाहर आ गया, और ये जो टर्म बनी है ये वाली, इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और यहां से बन गया अपने पास v बराबर -2xy प्लस सी हटाने के लिए कुछ दे रखा हो तो उसका यूज कर सकते हैं, जनरल एक्स वाई के फॉर्म में पूछा है तो ये v हो गया इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट c।
और सेकंड पार्ट में v दिया है, e पूछा है। अगर v दिया हो तो e पूछा हो तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका अपन डेल v बाई डेल एक्स निकाल दें, डेल v बाई डेल वाई निकाल दें और डेल v बाई डेल जेड निकाल दें, और फिर इन तीनों को उठा करके इसमें डाल देंगे अपन। e वेक्टर बराबर माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल v बाई डेल जेड के कैप। तो डेल v बाई डेल एक्स का मतलब क्या है कि v का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, और इस दौरान सिर्फ x को वेरिएबल लेना है। तो x को वेरिएबल लेना है तो वाई स्क्वायर जेड वाला का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, और यहाँ से y ये बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। इस वाले में किसको वेरिएबल लेना है अपने को, y को, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रह गया, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करें इसलिए 1, और इस वाले पार्ट में जेड को तो छोड़ दिया और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2y, और इसमें जेड के लिए तो ये 0 और वाई स्क्वायर को तो छोड़ दिया अपन ने, और जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। इन तीनों को उठा के यहाँ डाल देंगे तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये है G2। तो इस G3 में वी आर का फंक्शन दिया हुआ है और E पूछा है 1, 0, -2 पर। तो E को कैसे लिखेंगे अपन, E वेक्टर इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर और साथ में आर कैप, और यहाँ से dv बाई डी आर कितना बन जाएगा 4r और इंटू आर कैप, और r इंटू आर कैप को क्या लिख सकते हैं अपन, r वेक्टर। तो ये 4r वेक्टर हो गया। और अब यहाँ से इस वाले के लिए आर वेक्टर क्या डिफाइंड हो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 1 आई कैप 1 माइनस आई कैप और 0 जे कैप और -2 के कैप, ये हो गया आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर बना है इसे उठा के यहाँ डाल दो तो इससे ई वेक्टर आ जाएगा। तो -4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला कितना आ गया, -4 से मल्टीप्लाई होने के बाद -4 आई कैप और +8 के कैप, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में -4 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बन जाएगा -4 कॉमन लेने के बाद i -2 के। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा अपन से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 डाल दो यहाँ पे, तो r इक्वल टू डाला तो कितना हो गया -8r कैप, है ना, 8r कैप। तो सेकंड वाले पार्ट में वैल्यू हो गया -8r कैप। और इसके बाद G4 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेल्टा V बराबर सीधा E इंटू डी का यूज कर सकते हैं इसमें G4 वाले क्वेश्चन में, और चाहे तो इंटीग्रेशन करना चाहे तो इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं dv बराबर -e डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन कर दें, और E डॉट डी आर में डी आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी आर बराबर dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 dx और 20 dy, तो हो गया 10 dx और प्लस 20 dy, इसका इंटीग्रेशन और dv का इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट डाल दो। तो जीरो वाली पोजीशन पर जो पोटेंशियल है ओरिजिन पर वो जीरो दिया हुआ है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई जीरो पर ओरिजिन पर, और हमें पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर 3,3 पर। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v और ये माइनस बार आ गया, और 10 dx और हो गया x, और अपर लिमिट x वाली डाल दी 3 तो 30, तो ये वाला तो हो गया 30 और ये वाला कितना 20 और इंटू 3 60, तो पोटेंशियल कितना हो गया 90 वोल्ट। और सीधा भी यूज कर सकते थे कि डी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू एक्स के करस्पॉन्डिंग 10 इंटू 330 20 इंटू 360 टोटल हो गया 90, और फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, दोनों ही कारणों से डिक्रीज होता हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई 90, ये है G4। G5 में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन दिया हुआ है 20x आई कैप, ई को लिख सकते हैं अपन क्या dv बाई डी आर, यहाँ एक्स का फंक्शन है तो -dv बाई डी एक्स इक्वल टू 20x, तो dv बराबर कितना हो गया -20x और dx, इंटीग्रेशन कर दो तो x बराबर 2 पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है अपने को इसका वो 0 है, और x बराबर 0 पर पोटेंशियल निकालना है अपने को, तो ये हो गया v इक्वल टू -20 और x स्क्वायर बाई 2, 2 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर में लिमिट क्या लग गई 0 और -4, तो ये हो गया अपने पास -10 और प्लस, तो यानी कितना +40 वोल्ट, तो पोटेंशियल की वैल्यू 40 वोल्ट आ गई, ये है G5। और इसमें G6 में ER का फंक्शन दिया हुआ है, तो E को क्या लिख सकते हैं अपन, E बराबर -dv बाई डी आर, तो dv बराबर कितना हो गया -2r स्क्वायर डी आर, यानी कितना हो गया -2 और r स्क्वायर कितना हो जाएगा r³ बाई 3, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका v इक्वल टू और प्लस c, तो -2/3 r³, और
ये वाले में ई एक्स का और वाई का फंक्शन दिया हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और ई डॉट डी आर कर दो, तो ई डॉट डी आर कर दिया तो डी वी आ जाएगा, तो डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस ई डॉट डी आर कर दिया तो कितना आ गया यहाँ से, जो हो गया अपने पास माइनस ऑफ और 2x² डी एक्स और माइनस ऑफ 3y² डी वाई, और इधर डी वी इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पे अपन अगर ऐसे, तो इसमें अपने को v का वैल्यू पता लग जाएगा, और अपने को x और y के फंक्शन में वैल्यू निकालनी, तो ये x और y के फंक्शन के फॉर्म में v का वैल्यू पता लग गया। ये है सेक्शन जी। पार्ट 2 के सेक्शन जी में फर्स्ट पार्ट में ग्राफ दिया हुआ है v वर्सेज r का, और हमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 5, तो E का वैल्यू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप 4 से 6 तक एक जैसा ही होगा, तो उसे अपन लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल आर, और स्लोप इज फ्रॉम 4 to 6, और ये जो डी वी बाई डी आर होता है इसे अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, डी वी बाई डी आर, कोई भी चीज यूनिट लेंथ के लिए निकाली जाती है तो उसमें ग्रेडियंट शब्द आ जाता है साथ में। तो स्लोप कितना बन रहा है यहाँ पर इस वाली लाइन का, 4 to 6 वाली लाइन का, वो देख लो, तो ये 4 to 6 वाली लाइन का जो स्लोप है उसमें ये एंगल थीटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो 10 180 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो ये वैल्यू तो हो गई प्लस में, और ये कितना बना, ये है अपने पास 5 वोल्ट, और ये है 2 सेंटीमीटर, 4 to 6 बना 2 सेंटीमीटर, और ये 5 वोल्ट, तो ये हो गया 5 वोल्ट अपॉन 2 सेंटीमीटर, यानी 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसी के सेकंड पार्ट में G2 में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 2 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर रखा हो तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स F बराबर Q इंटू ई बोल सकते हैं, तो Q की वैल्यू है 2 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस बार वो कितना आएगा, इस बार स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि लाइन इस तरह से है 0 से लेकर 2 तक वाले में, तो स्लोप नेगेटिव जाएगा तो माइनस 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर उसका स्लोप हो जाएगा, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना रहेगा, तो 10 के बाद माइनस 2 पर चला जाएगा, तो 5 इंटू 100 यानी माइनस 500 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। इसके बाद G3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5x² प्लस 10x माइनस 9, और हमें क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं अपन माइनस डी वी बाई डी एक्स, और हमें क्या बताना है इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू वही बतानी, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो कितना हो गया ये माइनस और डी वी बाई डी एक्स हो गया 10x प्लस 10, और x बराबर किस पोजीशन बताना है अपने को, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 डाल दिया, तो कितना हो गया वैल्यू ये माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद G4 वाले क्वेश्चन में E जो दिया हुआ है अपने को वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो E बराबर डेल्टा V बाई डी यूज कर सकते हैं, तो डेल्टा V बराबर E इंटू डी हो गया, यानी E नॉट इंटू एक्स हो गया, और साइन और लगा दो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, इस कारण से ये माइनस आ गया। डेल्टा V को लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल वाली वैल्यू 0 दे रखी है, तो V बराबर कितना हो गया माइनस E नॉट एक्स। और G5 वाले क्वेश्चन में देखो, G5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि E और V के रिलेशन के लिए बोला हुआ है अपन से कि अगर E 0 है तो V 0 हो सकता है क्या, या V 0 है तो E 0 हो सकता है क्या, जैसे A बराबर डी वी बाई डी टी, एसेलरेशन वेलोसिटी के लिए बोलें A इक्वल टू डी वी बाई डी टी में जब वेलोसिटी 0 हो तो एसेलरेशन 0 होना जरूरी है क्या, एसेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी में जब V 0 हो तो A 0 होना जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि A V को जानता ही नहीं है, A तो V के रेट ऑफ चेंज को जानता है, तो अगर V 0 हो तो A का 0 होना जरूरी नहीं है, V 0 होकर A 0 नॉन 0 हो सकता है, और ऐसे ही A 0 होकर V 0 और नॉन 0 हो सकता है। जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए बोला, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो ऐसे ही E जो है वो V को नहीं जानता, V के रेट ऑफ चेंज को जानता है, इसलिए V 0 होने पर E 0 होना जरूरी नहीं है, या E 0 होने पर V 0 होना जरूरी नहीं है। तो ये तो एक आंसर हुआ इसका, और आप ऑप्शन वाइज देखना चाहो तो ऑप्शन वाइज भी देख सकते हो। जैसे मान लो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन लें अपन, 3 चार्ज की कॉम्बिनेशन ले लें, 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो दोनों चार्ज प्लस क्यू है, तो दोनों अगर चार्ज प्लस क्यू है तो बीचों बीच वाले पॉइंट की बात करें, मिडिल पॉइंट की, तो मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर हो, के क्यू बाई आर से नॉन 0,
तो एक केस तो ये ले लिया अपन ने, और एक केस ये ले लो, जैसे एक चार्ज प्लस क्यू ले लिया और एक चार्ज माइनस क्यू ले लो, और फिर से वही मिडिल पॉइंट पर निकालें अगर अपन वैल्यू, तो मिडिल पॉइंट पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नॉन जीरो, दोनों का ऋणात्मक की तरफ आ जाएगा, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ए में बोला हुआ है इफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये वाला केस हो गया, देन वी कैन नॉट बी जीरो, तो हमने वी जीरो लिया यहाँ पर। और बी में क्या बोला हुआ है, इफ ई इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी जीरो, देखो वी जीरो होना जरूरी नहीं है। सी में बोला हुआ है इफ वी इक्वल टू जीरो ई मस्ट बी जीरो, तो ई यहाँ नॉन जीरो है। लेकिन इससे बढ़िया सोल्यूशन ये वाला है, ये वाली लाइन, कि ई वी को जानता ही नहीं है। वी के जीरो होने से ई को फर्क नहीं पड़ता है, ई के जीरो होने से वी को फर्क नहीं पड़ता है। ई तो वी का रेट ऑफ चेंज है, जैसे किसी जगह वेलोसिटी जीरो है, रिलीज किया हमने ऑब्जेक्ट को, तो एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी थोड़ी ही है, वो तो एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये है G5। G6 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, और प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, आर के प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दो रीजन भी जीरो, तो पोटेंशियल पता लगाना है एट ए डिस्टेंस आर, तो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आए तो कुछ कांस्टेंट लगा दो के, तो डी वी बराबर कितना हो गया, माइनस के आर डी आर, और इंटीग्रेशन कर दें तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, माइनस के आर स्क्वायर बाई टू, यानी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो एक तो अपने इसमें प्रोपोर्शनलिटी बतानी थी। और G7 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखा है, टोटल चार्ज क्यों दिया हुआ है। तो G7 वाले क्वेश्चन में रिंग दिया हुआ है और उसका चार्ज क्यू और रेडियस दोनों दे रखा है अपने को। और क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से कि द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी एल, ये पूछा है अपन से कि माइनस ई डॉट डी एल की वैल्यू बताओ। तो ये देखने पर लग रहा है कि ये क्या चीज है, तो देखो अपन ने किसी पॉइंट पी का पोटेंशियल कैसे लिखा था, वीपी माइनस वी इनफाइनाइट बराबर माइनस ई डॉट डी आर, और लिमिट इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी तक की। तो ये जो है ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पॉइंट पी के पोटेंशियल को। ऐसे देखो यहाँ डी आर का नाम हो गया डीएल, तो वी बराबर जो है वो लिखा हुआ है माइनस ई डॉट डीएल, ई डॉट डी आर, ई डॉट डीएल, इनफाइनाइट से पी, इनफाइनाइट से जीरो। इसका मतलब ये क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पॉइंट का पोटेंशियल, ये एल बराबर जीरो का पोटेंशियल। एल बराबर जीरो मतलब एल एक्सिस के अलोंग ऐसे नापा है अपन ने, तो एल बराबर जीरो यानी कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर। तो इसका मतलब हमसे जो पूछा है ये सेंटर का पोटेंशियल पूछा है, और सेंटर का पोटेंशियल पूछा है तो रिंग के सेंटर का पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू बाय आर। तो हमसे ये एक्चुअली जो पूछा है वो के क्यू बाय आर पूछा है, क्यू और आर क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो सेंटर का पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाय आर। ये है सेक्शन जी। डायपोल वाले सेक्शन के डिस्कशन में पहले वाला जो सवाल है उसमें तीन चार्ज है, ये माइनस टू क्यू और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू। तो इस माइनस टू क्यू में से ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू साथ ले लिया अपन ने, तो ये एक डायपोल बन गया। और ये वाला एक माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू एक साथ ले लिया, तो ये एक डायपोल बन गया। तो एक डायपोल ये वाला और एक डायपोल ये वाला, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो पी और पी मिला करके हमें क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पी और पी के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60 से पी नेट हम निकाल लेंगे। H2 वाला जो क्वेश्चन है उसमें तीन चार्ज हैं, तो तीन चार्ज वाले केस में ये माइनस क्यू। अब डायपोल में तो क्या है कि दो चार्ज ही साथ में आएंगे, तो एक पॉइंट चार्ज अकेला बचा रह जाएगा। तो अपन ने एग्जाम्पल में भी देखा था कि 1 2 3 में से अपन ये अपन कर रहे हैं H2, ये H1 था। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें से 1 और 3 वाला तो ले लेंगे डायपोल बनाने के लिए, और ये डायपोल बनेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा और पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे आ जाएगा। तो इन दोनों का मिला करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा, और ऐसे ही पोटेंशियल भी। तो डायपोल किस किस को बनाया अपन ने, इस 1 और 3 को, जो अपन ने थ्योरी पढ़ने के दौरान भी देखा था। H2 वाला सवाल ये। और इसके बाद H3 वाला क्वेश्चन देखें, एक पॉइंट चार्ज को अपने को आर रेडियस में ए से बी तक लेकर के जाना है, और किस तरह लेके जा रहे हैं, स्लोली। देन फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमको पता लगाना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा के तो जीरो हो गया, अब डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में वी फाइनल को क्या लिख सकते हैं, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और के पी कोस थीटा फाइनली कहाँ पहुंचे अपन, ए से बी पर जा रहे हैं। बी वाली पोजीशन क्या है, एंगल वाली 45 डिग्री। तो के पी कोस 45 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वी इनिशियल वाली के पी कोस 135 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू आ गया। H3 क्वेश्चन। H4 क्वेश्चन में
आई कैप प्लस √3 ये डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, आई कैप प्लस √3 और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है पॉइंट ए पर 2,0,0 पर और -1, पर, या इस पॉइंट को बी नाम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है अपने को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें अगर अपन, तो आई कैप यानी 1 वाले कारण क्या लिख सकते हैं, ये एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, तो कितना बन जाएगा 2kp, पी यानी कितना 1/r³, r³ माना कितना हो जाएगा 2 ये हो गया ए वाले पॉइंट पर। और √3 के कारण इसी पॉइंट ए पर किधर की तरफ आ जाएगा, इधर नीचे की तरफ, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो थी 2, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ kp/r³, p यानी √3/r³ यानी 2 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ई नेट इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आई कैप और √3 का नेट रिजल्टेंट निकाल लो, √a² + b² से 2 बन जाएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा √3/1 से 60। तो इस वाले डायपोल के लिए यहाँ पर kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा में p का वैल्यू जाएगा 2, r³ का वैल्यू जाएगा 2³ √1 + 3 cos² थीटा में थीटा की वैल्यू जाएगी 60 डिग्री ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें अगर अपन, तो पोटेंशियल के लिए क्या, ये एक्सिस पर है इसलिए kp/r², तो k × 1/r², और इस वाले के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर है इसलिए वैल्यू कितनी जाएगी 0। अब ऐसे ही बी वाली पोजीशन पर निकालना चाहें यहाँ पर, तो बी वाली पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर इन दोनों का मिलाकर नेट निकालना चाहें तो नेट से निकाल लो, तो ये पी नेट है, पी नेट की वैल्यू कितनी है 2, तो kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा, तो 1 + 3 cos² थीटा में r³ में कितना डाल देंगे 2³, तो r की जगह तो डाल दिया 2 ये वाली डिस्टेंस, और थीटा की जगह कितना डाल देंगे, थीटा माना ये वाला एंगल, पी नेट का r वेक्टर से एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना डाल देंगे 60 डिग्री, और पी नेट इसकी जगह कितना डाल देंगे 2, तो इससे अपने को बी पर ई का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा बी वाली पोजीशन पर, और पोटेंशियल निकालना है बी पर, तो kp cos θ/r², तो kp cos θ/r² में थीटा की वैल्यू अगेन 60 डिग्री और r की वैल्यू 2। H4 क्वेश्चन में, H5 क्वेश्चन में डायपोल मोमेंट दिया हुआ है अपने को 10⁻⁻29 कूलम पर मीटर, एक डायपोल का डायपोल मोमेंट, और एक मोल है, एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 6.023 × 10⁻23 इतने एटम है, और हर एक एटम का जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है 10⁻⁻29, और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। फिर हमने क्या किया है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो फिर हीट कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें पता लगाना है। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और फिर हमने सडनली इसको 60 डिग्री इधर की तरफ कर दिया। अब 60 डिग्री हमने इसको इधर कर दिया, शुरू में ये वाली स्थिति थी लेकिन अब ये कर दिया। अब क्या है, डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर के आएगा, तो पी अपने आप को इधर की तरफ लेकर के आएगा, तो ई इधर की तरफ है और पी भी इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहां से और यहां जाने के दौरान इस वाली पोजीशन से, शुरू में ये वाली पोजीशन थी लेकिन अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से चुन किया, नए वाले केस डायरेक्शन चेंज करी, तो नए वाले केस का इनिशियल ये वाला स्थिति हो गया और फाइनल ये हो गया। ये शुरू वाली स्थिति थी लेकिन अब इनिशियल वाली स्थिति हो गई और फाइनल ये वाली स्थिति हो गई। तो यहां पर अब इस दौरान हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। अब क्या है कि वैसे तो अगर हम कोई एनर्जी का लॉस नहीं मानते ना, तो यहां से यहां में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो सारा इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज में चला जाता, लेकिन यहां हम कोई काइनेटिक एनर्जी में नहीं मान रहे हैं चेंज, तो सारा का सारा पार्ट जो है वो हीट में चला गया। तो हीट में कितना पार्ट चला गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो सारा का सारा ही हीट के फॉर्म में चला गया। तो कितना बना ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कोस थीटा, यानी कितना माइनस पीई कोस 60, और फाइनली ये किस पर आ गया माइनस पीई कोस 0। तो कितना हो गया वैल्यू, ये हो गया माइनस पीई/2, और ये वाला कितना हो गया प्लस पीई, यानी इसका मतलब कितना पीई/2 ये हीट प्रोड्यूस हुई। लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये एक डायपोल के लिए, और ऐसे कुल मिलाकर कितने डायपोल हैं, तो टोटल हीट निकालना चाहें तो टोटल हीट के लिए इसको एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दें, तो Na ×
PE बाई 2, तो Na की वैल्यू कितनी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और PE P और E को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा PE 10 की पावर -23, तो ये हो गया 10 की पावर -23 बाय 2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया टोटल हीट का वैल्यू, ये हो गया 6.023 बाय 2 जूल। अब किसी को लगे कि ये हीट प्रोड्यूस कैसे हुई, किस तरह से हुई, देखो जैसे रस्सी से मास बंधा हुआ है ऐसे, और रस्सी से मास बंधा हुआ है और यहां से हमने रिलीज कर दिया इसको किसी एंगल से, मान लो 60 डिग्री वाली एंगल वाली पोजीशन से। अब यहां से छोड़ा अपन ने और किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता, तो जब ये यहां नीचे आता तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, जैसे 60 डिग्री वाली पोजीशन से छोड़ा तो इतना जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो यहां पहुंच करके इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता। लेकिन मान लो यहां पहुंच करके रेस्ट पे आ गया है, तो यहां पहुंच करके अगर ये रेस्ट पर आ गया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो कहां चला गया, हीट के फॉर्म में। तो इस वाले केस में हीट कितनी बन गई, ये बन गई ये mgh, h मतलब ये वाला पार्ट कितना, ये L और ये L cos 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा L cos 60 यानी L बाई 2, तो mg इंटू h यानी mg इंटू L बाई 2, इतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। तो जैसे ये एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं है, हीट के फॉर्म में चली गई, ऐसे ही जब हमने अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगाया तो डायपोल जब यहाँ आया और वहां काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसके पास एनर्जी नहीं है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है वो कहां पर चली गई है, हीट के फॉर्म में। एक्सरसाइज ऑन पार्ट 2 सेक्शन H में पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट यानी एक्सिस पर और यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर पैरेलल होगी क्या, तो यहाँ पर डायरेक्शन ई की इस तरह से और यहाँ पर डायरेक्शन इसकी ई की इस तरह से। ये भी अलग से एंटी पैरेलल कोई शब्द यूज नहीं किया जाएगा, पैरेलल मतलब ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है ना, पैरेलल टू द डायपोल। 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, लाइन तो पैरेलल ही कहलाएगी, इसलिए दोनों जगह ही पैरेलल है। और फिर H2 में तो आप जानते ही हो थीटा प्लस अल्फा अपन ने निकाला था। और H3 वाले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो H3 वाले में मैक्सिमम टॉर्क पूछा है, तो टो बराबर P साइन थीटा होता है। अब P साइन थीटा में मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकाले तो टो मैक्स कितना हो जाएगा, P इंटू ई, P और E की वैल्यू डाल दे तो इससे अपने को मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पता लग जाएगी। और H4 वाले क्वेश्चन में पूछा है कि देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इज लार्जेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की लार्जेस्ट कब होगी, तो U बराबर माइनस पी इंटू कोस थीटा, और थीटा बराबर 180 डिग्री रखें अगर अपन तो 180 डिग्री पर यानी पाई वाली पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लार्जेस्ट आ जाएगी, यानी कितना PE। यह है H4। इसके बाद H5 क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, डायपोल दिया हुआ है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लगा रखा है। तो एक तो मैक्सिमम टॉर्क पूछा है अपन से, तो मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू है टो मैक्सिमम वो तो कितना हो जाएगा P इंटू ई, और फिर हम डायपोल को क्या करना चाहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना चाहते हैं, वर्क रिक्वायर्ड इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। रिक्वायर्ड माना डेल्टा के 0 हो गया, और डेल्टा के 0 हो गया तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U फाइनल माइनस U इनिशियल में U फाइनल कितना हो गया, 180 डिग्री से रोटेट कराना चाहते हैं तो माइनस PE कोस 180, और U इनिशियल कितना हो गया माइनस PE कोस 0, तो ये हो गया PE, और ये वाला कितना हो गया PE, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 2PE। ये H5 वाला क्वेश्चन हुआ। और इसके बाद H6 में क्या बोला हुआ है अपन से कि एक्सिस पर डायपोल है, जैसे ये वाला H6 में डायपोल ये वाला है, और यहाँ वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के लिए बोला है कि फाइनाइट डिस्टेंस पर 0 होगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कितना आया था 2kp/r³, तो इसलिए फाइनाइट डिस्टेंस पर 0 नहीं आ रहा होगा। और ऐसे ही kp कोस थीटा/r², थीटा बराबर 0 डिग्री डाल दिया तो पोटेंशियल जो है वो भी 0 नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए E और V दोनों ही 0 नहीं है। यह है H6। H7 क्वेश्चन में P1 P2 के बीच में फोर्स के लिए मैं नोट्स में भी निकाला था, फिर से निकाल के देख सकते हैं, P इंटू DE/dr, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ड्यू टू दिस P1 और P2 दोनों पैरेलल हैं, इसलिए हम P इंटू DE/dr का यूज कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो P का नाम क्या हो गया, P यानी डायपोल P2, और P1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है 2kp1/r³। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, और ये बन गया अपने पास 2kp1p2 और d/dr ऑफ r³, r की पावर -3 ऊपर जाकर हो गया -3 बाहर आ गया, और r की पावर 4, तो r की पावर 4 नीचे आ गया। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 6kp1p2/r⁴, यानी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 या आर की पावर -4 के प्रोपोर्शनल। इसके बाद H8 वाला जो क्वेश्चन है उसमें 3 डायपोल दिए हुए हैं, P और P। सेंटर पर हमें आंसर निकालना है। इसकी डायरेक्शन देखें अगर आप, तो यहाँ P की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ P की डायरेक्शन ऐसे है। अगर ये भी तीसरा भी इसी डायरेक्शन में होता ना तो तीनों का मिलाकर नेट यहाँ पर 0 आ जाता, लेकिन क्या है ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करें अपन, अगर यहाँ एक और डायपोल रख दें ऐसे P वाला इसी पोजीशन पर, तो तीनों मिलाकर तो 0 बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए। तो एक P इधर की तरफ भी रखें, तो P इधर की तरफ भी रख दे तो टोटल मिलाकर 2P हो गया। तो क्वेश्चन बदल करके क्या हो गया, ये वाला P और ये P और ये P तीनों ने मिलकर के तो यहाँ 0 बना दिया। और नेट जो बचा है यहाँ पर इस सर्कल के इस वाली पोजीशन पर जो नेट बचा है डायपोल वो कितना 2P। और ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KP/r³। P का वैल्यू कितना हो गया 2P और अपॉन r³। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया H8 में। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन आई, फ्लक्स के सवाल हैं ये अधिकतर इनमें से। पार्ट 2 सेक्शन आई और 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके बाद 2 पार्ट 2 का 15, 16, 17, 18, 2 पार्ट 3 का 13, 14, 2 पार्ट 4 का 4, 5 एंड 6, 3 पार्ट 1 का 10, 14, 17, 20, 28, 31, 32 एंड 33 और जेई मेन वाला सेक्शन 3 पार्ट 2 का 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। इन क्वेश्चंस को करें आप। अधिकतर क्वेश्चन फ्लक्स के हैं। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, शॉर्ट में अपन इसे बोलते हैं ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आगे जाकर हम फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके लिए उसमें यूज करेंगे इसका, इसके लिए पढ़ रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन बना करके रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए अपन इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो लाइन ऑफ फोर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इज एन इमेजनरी लाइन। ये इमेजनरी लाइन है, वास्तव में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, हम लाइनें बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रखी है, तो किसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, उसके किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम अलग अलग चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे, जैसे पॉइंट चार्ज, होलो स्फीयर, इनके लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाना अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, वैसे बनी बनाई जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उन्हें चेक करना रहेगा। हालांकि कुछ लाइन ऑफ फोर्स बना करके हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रखी है मान लो, और उस किसी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट खींचें तो ये टेंजेंट उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अभी, लेकिन पहले डायरेक्शन के लिए क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर हमने बना रखी है तो उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट चार्ज के लिए अगर अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाना चाहें तो जैसे प्लस Q चार्ज है पॉइंट चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है अपने को, तो किधर किधर बनेगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में। इसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड करें और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो ये वाली डायरेक्शन में। यहाँ पर कैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मन में कूलाम चार्ज मान लो, तो यहाँ मन में कूलाम चार्ज माना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से आ रही होगी। तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई अलग अलग पॉइंट पर। अब इन सबको मिला दें अगर अपन तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन गई पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पर ऐसे बना के दिखाना चाहें तो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की। अच्छा, कहाँ तक बनती जाएगी ये आगे जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक, यानी इनफाइनाइट तक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स
पॉइंट से शुरू होती है उस चार्ज से और कहाँ पर जाकर खत्म होगी, इनफाइनाइट पर। इस पर टेंजेंट खींचे इस जगह पर, तो इस जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की बनाई। ऐसे ही पॉइंट नेगेटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स बनाना चाहें तो ये है -Q। और जैसे अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे इधर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ, तो इन सबको मिला दें अगर अपन तो ये ई की डायरेक्शन इस तरह से आ गई। तो कहाँ तक बना सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई किसकी, पॉइंट नेगेटिव चार्ज की। और इसके लिए अपन कैसा बोल सकते हैं कि इसकी लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से शुरू हो रही है, इनफाइनाइट से, और कहाँ जाकर खत्म हो रही है, चार्ज वाली पोजीशन पर। तो ये जो चार्ज है ये आइसोलेटेड है, आसपास और कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस चार्ज से शुरू होती है और इनफाइनाइट पर जाकर खत्म होती है। आइसोलेटेड पॉइंट नेगेटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स इनफाइनाइट से शुरू होती है और इस चार्ज पर खत्म होती है। आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अब दो चार्ज के लिए बनाए, दो पॉइंट चार्ज के लिए आसपास है, यानी आइसोलेटेड नहीं। अब एक +Q और एक -Q है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना रहे होंगे, क्योंकि किसी भी लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इन दोनों का मिलाकर नेट निकालें, तो इन दोनों का मिलाकर नेट किस तरह से आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस वाले पॉइंट पर देखना चाहें तो किधर की तरफ बनेगा, +Q कारण रिपल्शन, -Q कारण अट्रैक्शन, मन में कूलाम चार्ज माना, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे इधर की तरफ आ रही है। और जैसे बिल्कुल इसके बीचों बीच वाले पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे आएगी, +Q कारण रिपल्शन और -Q कारण अट्रैक्शन। ऐसे इन दोनों का मिलाकर नेट किधर बनेगा, एक ऊपर वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बन गया। तो यहाँ दिखा दूं मैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों की लाइन जो निकलोगे, यहाँ पर जो लाइन ऑफ फोर्स आई है वो इस तरह से आई है, ये वाली, और इस जगह पर जो डायरेक्शन आई है वो इधर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, तो +Q के कारण रिपल्शन और -Q के कारण अट्रैक्शन। अब जो -Q दूर है और +Q पास है, तो नेट जो बनेगा वो थोड़ा सा +Q की तरफ झुका हुआ बनेगा। तो यानी यहाँ वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से आया, और यहाँ ऊपर वाली बीचों बीच वाले पॉइंट वाला जो पोजीशन है ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया है, इस वाली डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखना चाहें इस वाली पोजीशन पर, तो +Q कारण रिपल्शन और -Q कारण अट्रैक्शन, लेकिन इस बार नेट जो है वैल्यू ज़्यादा जो होगी वो ये वाली, तो इन दोनों का मिलाकर नेट इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर नेट डायरेक्शन ऐसे इधर की तरफ हो गई। तो इन सबको मिलाकर के अगर अपन लाइन ऑफ फोर्स दिखाना चाहें इसकी, तो ये +Q और ये -Q, और इन दोनों के बीच में लाइन जॉइनिंग के लिए ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे इस तरह से हो गई। और इसमें टेंजेंट खींचे यहाँ पर ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ टेंजेंट खींचे तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ टेंजेंट खींचे तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसे नीचे की तरफ बना के दिखाना चाहें तो नीचे की तरफ ऐसे बना के दिखा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहाँ पर ये अकेला +Q चार्ज होता तो इसके कारण रिपल्शन ऐसे बन रहा होता, और ये -Q चार्ज है साथ में, तो अट्रैक्शन कारण ऐसा बनेगा। तो दोनों का मिलाकर के जो नेट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यानी यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से बन रही होगी ताकि उस पर खींची गई टेंजेंट ऐसे बन रही हो। और यहाँ पर दिखाना चाहें अगर अपन, तो नेट डायरेक्शन ऐसे इधर की तरफ बन गई। तो पूरी लाइन बना के दिखा देता हूँ अब। तो +Q से जाती हुई लाइन यहाँ से, और इधर की तरफ -Q पर आकर एंड हो रही होगी, तो ऐसे इस तरह से ये डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही यहाँ पे दिखाना चाहें तो +Q से आती हुई और -Q पर जाकर के एंड हो गई। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स +Q से शुरू होती है और -Q पर एंड होती है। हालांकि लाइन ऑफ फोर्स बनाना कैसे है ये अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है। अपने कोर्स में तो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स +Q और -Q की ऐसी होती है, आप ध्यान रखना इस तरह से। लेकिन फिर भी हमने बनाना सीख लिया कि किसी भी पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो, और जो है उन अलग अलग पॉइंट पर निकाल करके उन सबको ज्वाइन कर दो, जो उसका ग्राफ बना, कर्व बना है उसका, वो लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकेला पॉइंट चार्ज था तब स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जब दूसरा पड़ोसी चार्ज आ गया है तो उसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल दिया है, और इस कारण से जो नेट डायरेक्शन बनेगी उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे होंगे। तो कैसे बनाएंगे लाइन ऑफ फोर्स को, +Q से जाते हुए और -Q पर आकर एंड होते हुए। ये है +Q और -Q की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मान लो दोनों +Q चार्ज ले लें अगर अपन, तो देखो बीचों बीच वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट के, यानी यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर बराबर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इसके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होकर के नेट इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है नेट, वो ऐसे इधर की तरफ बन रहा है। और यहाँ पर बनाना चाहो तो ऐसे इस तरह से बन रहा है। और अच्छा, इस वाले पॉइंट पर बनाना चाहें तो इस वाले पॉइंट पर +Q के कारण रिपल्शन और इस +Q कारण भी रिपल्शन, तो दोनों कारण रिपल्शन, लेकिन नेट वैल्यू इसी कारण ज़्यादा होगी। तो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आ गया। तो ये प्लस क्यू के जो लिए जो लाइन ऑफ फोर्स बना रहे होंगे वो कैसे बना रहे होंगे? सबसे पहले तो क्या किया मैंने, ये जो मिडिल पॉइंट है ना, यहां से एक सीधी लाइन ऐसे बना दी, और ये दिखाने के लिए कि देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा इस तरफ है, तो क्या कोई लाइन ऑफ फोर्स यूं ऐसे क्रॉस करके जा सकती है, ऐसे इस तरह से क्रॉस करके जा सकती है? नहीं, क्योंकि क्रॉस कर दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाएगा, जबकि बीचों बीच वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधा आना चाहिए। अब सीधा ऐसे आए, इसका मतलब ये लाइन कट करके इसको नहीं जा सकती, इसको कट करके नहीं जा सकती। इसका मतलब हम क्या करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनाएं ताकि जो है इसको कट ना करे, यानी लाइन उसकी क्या बन जाएगी, एसिम्पटोट बन जाएगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से हो गई। अब यहां के लिए दिखाना चाहें जैसे इस वाले पॉइंट के लिए, तो अकेला प्लस क्यू होता ना तो रिपल्शन ऐसे बन रहा होता। अब ये प्लस क्यू और है तो इस कारण ऐसा बना, तो नेट जो है वो इधर की तरफ बन जाएगा ऐसे। तो अकेला होता तो सीधी लाइन होती, माइनस क्यू होता तो यूं घूम जाता, और इधर की तरफ प्लस क्यू है तो उधर की तरफ घूम गया। तो यहां पर लाइन ऑफ फोर्स अकेला ही अगर प्लस क्यू होता तो सीधी बनाते, माइनस क्यू होता तो यहां से यूं घूम रही होती, इधर माइनस क्यू होता, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू तो यूं घूम रही होती, और ये प्लस क्यू तो उधर अवे दूर की तरफ बन जाएगी ऐसे। इस तरह से ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स बन गई दूर की तरफ ऐसे। तो दो प्लस क्यू चार्ज है तो बीचों बीच में लाइन बना दी, ये इसकी टेंजेंट हो गई, और भी लाइन दिखाना चाहे यहां पर तो ये ऐसे बन गई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और इधर की तरफ अवे दूर की तरफ जाती हुई इस प्लस क्यू के कारण। तो दोनों चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से बनी। अब एक लाइन ऑफ फोर्स आप बना के देख लें होलो स्फीयर की, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, इसके लिए लाइन ऑफ फोर्स बनानी है। तो कैसे बनेगी इसके लिए लाइन ऑफ फोर्स? तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अंदर तो लाइनें होनी नहीं चाहिए, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह से होता है, जैसे सेंटर पे चार्ज को रख दो, सेंटर पे पॉइंट चार्ज होता तो जो लाइन ऑफ फोर्स होती वैसी बन रही होती, केवल बाहर बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो सेंटर की तरफ चार्ज होना हो अगर, लेकिन सेंटर के और यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए यहां तक का हिस्सा तो डैश डैश से बना दिया, क्योंकि यहां लाइन ऑफ फोर्स तो बना नहीं सकते हैं। और सरफेस से इनफाइनाइट तक बना दिया ऐसे इस तरह से, तो सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक, पीछे बढ़ाने पर सेंटर से तो जारी है, लेकिन डैश डैश मतलब वहां लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन गई होलो स्फीयर के लिए, डैश डैश से पीछे की तरफ बढ़ाया और यहां से इनफाइनाइट की तरफ, सरफेस से इनफाइनाइट की तरफ लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी की बात करें अगर अपन, तो पहली प्रॉपर्टी में लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो जैसे भी अपन ने आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स बनाई तो प्लस क्यू से जा रही है, अब नेगेटिव चार्ज तो था नहीं आसपास, तो इनफाइनाइट पे जाकर के एंड हो गई, या अकेला नेगेटिव चार्ज था तो आसपास पॉजिटिव चार्ज तो था नहीं, तो इनफाइनाइट से आई और माइनस क्यू पर आकर के एंड हो गई। या अपन ने प्लस क्यू और माइनस क्यू बनाया चार्ज, जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसमें तो क्या था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज थे, तो प्लस क्यू से गई और माइनस क्यू पर जाकर के एंड हो गई। इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स बनाई अपन ने। तो ये है प्लस क्यू और माइनस क्यू की लाइन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हमने जो लाइन ऑफ फोर्स बनाई उसके लिए क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट हो रही होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो रही होंगी। यह है पहली प्रॉपर्टी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ी देर शुरू में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के पहले जो है लाइन ऑफ फोर्स के बारे में जानकारी। ये जो लाइन ऑफ फोर्स हम बना रहे हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, और हाइपोथेटिकल भी है। वास्तव में लाइन ऑफ फोर्स तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हमने तो केवल हमारी सुविधा के लिए बनाई है, आगे जाकर के हमें इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह लिखने में सुविधा रहेगी। इसलिए जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नियम बना लेते हैं पहले, ताकि उन्हीं नियमों के अंतर्गत चलेंगे कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं तो 11 जने रहने चाहिए, बैट की साइज वगैरह ये होनी चाहिए। अगर नियम नहीं बनाएंगे तो फिर जो है कोई कितने भी खिलाड़ी आकर के खड़े हो जाएंगे, और किसी जगह ज़्यादा जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोग आकर खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब एक फिक्स नियम बनाना पड़ेगा ताकि सभी लोगों को इक्वलिटी, एक जैसी स्थिति रहे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन सभी लोग जो हैं एक ही नियम को फॉलो करें उसके लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो नियम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी कि टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप खुद ही सोच सकते हैं क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर लाइन ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट खींचने पर दो दो डायरेक्शन आ रही टेंजेंट की, जबकि हम तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज कारण देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती एट अ सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर।
तीसरी प्रॉपर्टी देखें अगर अपन, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ELOF क्लोज लूप नहीं बना रही होती है स्टैटिक चार्ज की। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज रेस्ट पर रहते हुए क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मोशन में होगा तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब उस स्थिति में क्या क्या प्रॉपर्टीज वो फॉलो कर रहा होगा, किस तरह की उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये ऐसा क्लोज लूप नहीं बना रहा होगा। वो क्यों नहीं बना रहा होगा? तो जैसे अपन किसी भी चीज को पहले मानकर उसको ये प्रूव कर देते कि देखो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी मान लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ने ऐसा क्लोज लूप बनाया। तो अगर क्लोज लूप बनाया और यहाँ कोई चार्ज क्यू ले अपन और उसको एक चक्कर कटाएं इसी के अलोंग अलोंग अलोंग, तो बताओ एक चक्कर काटने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वो जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। तो पहले तो ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मान लिया कि क्लोज लूप बना रही है, फिर हमने एक चार्ज को लेकर के आए और उस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग लेकर के गए, तो यहां से और वापस इसी पोजीशन पर लेकर के आए। तो किसी भी इंस्टेंट पर उस पर जो फोर्स लग रहा है QE और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो जो वर्क डन होगा QE इंटू DS इंटू cos जीरो, वो कैसा साइन होगा उस वर्क डन का? पॉजिटिव। तो DW पॉजिटिव आया यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो पूरे रास्ते ही वो जुड़ता जाएगा। और इसका मतलब टोटल मिला करके फिर वर्क डन जो आया, वर्क डन टोटल वो कितना आया? नॉन जीरो आया। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो कैसे भी घुमा करके वापस उसी पोजीशन पर ले आओ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तो जीरो ही आ रहा होगा। जबकि यहाँ तो जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो तय है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेक अ क्लोज लूप, माना कि अगर क्लोज लूप बना रहे हैं तो देन वर्क डन टू मूव अ प्लस क्यू चार्ज अलोंग द लूप, प्लस क्यू चार्ज को अगर अपन इस लूप के अलोंग मूव कराएंगे अगर अपन, तो देन इट विल अलोंग द लूप वर्क डन विल नॉट बी जीरो। वर्क डन जो है वो जीरो नहीं आ रहा होगा, नॉन जीरो आ रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए जो है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टैटिक चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बना रही होगी। इस पूरे का सार ये है कि ELOF कभी भी क्लोज लूप नहीं बना रही होगी। लेकिन स्टैटिक चार्ज का आगे जब मूविंग चार्ज होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, हम EMF और EMI में जाकर के देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अभी हमने डायरेक्शन देखी थी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हम ही नियम बनाने खेल लेंगे। तो डायरेक्शन के बाद हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितनी लाइन ऑफ फोर्स है उससे हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। किसी जगह जब हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो वहां उसी एरिया में ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स दिखानी पड़ेंगी। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मैग्नीट्यूड को? नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन के लिए ELOF पे किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पोजीशन पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया मींस लाइन डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि किसी जगह पर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना करके दिखा रखी है और A और B में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन करना है कि A और B में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो उसके लिए अपन क्या करें? उसके लिए अपन सेम एरिया में कंपैरिजन करके देखें। तो जितना एरिया यहां बनाया उतना ही एरिया यहां बना करके देखें तो सेम एरिया में यहां ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, इसलिए A और B में से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? A वाली पोजीशन पर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा B के मुकाबले। अब जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है Q और एक पॉइंट चार्ज है 2Q, और इसके कारण R सेपरेशन पर, ये वाला पॉइंट चार्ज जो Q है, इसके कारण R सेपरेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है यहाँ पर Q के कारण, और 2Q के कारण भी यहाँ पर बात करनी। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ/R², और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? K2Q/R²। तो सेम डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें दुगना है। इसका मतलब जैसे यहाँ अपन कोई एरिया बनाए और उतना ही एरिया यहाँ पर बनाए, तो यहाँ लाइन ऑफ फोर्स अगर अपन 2 बना करके दिखा रहे हैं तो यहाँ हमें दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। तो यहाँ पर अपन
4 लाइन ऑफ फोर्स दिखा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई यहाँ पर 4 लाइन दिखाए तो फिर यहाँ पर 8 लाइन यहाँ दिखाना होगा। कोई यहाँ 8 दिखा रहा है तो यहाँ फिर 4 दिखाना पड़ेगा। लेकिन लाइन ऑफ फोर्स हम हमारी सुविधा के लिए बना रहे हैं, दुविधा के लिए नहीं बना रहे हैं। कोई कहीं यहाँ 3 लाइन बनाए तो फिर यहाँ क्या 1.5 बना रहे होंगे क्या? नहीं, वो तो हमारी सुविधा के लिए बना रहे हैं। तो हम जानकर ऐसा लेंगे कि भाई यहाँ 4 लाइन बनाए तो यहाँ पर 2 लाइन बनाए। तो देखो डायरेक्शन के लिए कैसे बनाया अपन ने, ELOF के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, मैग्नीट्यूड का ध्यान रखें, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग यानी अगर प्लस क्यू है तो जो उससे जा रही है, और टर्मिनेटिंग यानी माइनस क्यू यानी उस पर आगे खत्म हो रही है, तो वो प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उसके प्रोपोर्शनल। जैसे दोनों चार्ज बराबर बराबर है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जितनी लाइनें प्लस क्यू से निकली उतनी ही माइनस क्यू पर आकर एंड हो रही होंगी। लेकिन मान लो एक चार्ज जो है वो है +2Q और ये दूसरा जो चार्ज है वो है -Q। अब इसकी लाइन ऑफ फोर्स दिखानी है अपने को, तो जैसे +2Q से अपन 4 लाइन ऑफ फोर्स भेजें, 4 लाइन, तो फिर -Q पर आकर कितनी एंड हो रही होंगी, तो वो चार्ज के प्रोपोर्शनल बनाकर दिखानी होगी अपने को। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल बना के दिखानी होगी, तो यहाँ से 4 निकली तो फिर यहाँ कितनी आके एंड कर रहे होंगे, 2। तो कैसे बनाए वो, 4 में से 2 यहाँ एंड कर रहे हैं, तो ये 2 लाइन ऑफ फोर्स अपने यहाँ एंड कर दिए इस तरह से। और बाकी बची हुई कहाँ पर जाकर एंड हो रही होंगी, बाकी बची हुई जो है वो इनफाइनाइट पर जाकर के एंड हो रही होंगी। तो नंबर ऑफ लाइन चार्ज के प्रोपोर्शनल, यानी 2Q से 4 भेजी तो -Q पर आकर कितनी एंड करी अपन ने, 2 लाइन ऑफ फोर्स। तो नंबर ऑफ लाइन चार्ज के प्रोपोर्शनल में हमें बनानी है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए, दुविधा के लिए नहीं है कि 3 यहाँ से भेजी तो 1.5 कैसे एंड करेंगे, ये हम सुविधा के लिए बना रहे हैं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। प्रॉपर्टीज में 2 आगे जाकर देखेंगे, लेकिन लिख अभी साथ में ही लेते हैं क्योंकि अभी हमने कंडक्टर पढ़ा नहीं है। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, लिख लें अभी। ELOF एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पर के परपेंडिकुलर ही या तो स्टार्ट हो रही होगी, +Q चार्ज है तो, और -Q है तो उसके परपेंडिकुलर ही एंड हो रही होंगी, ऐसे इस तरह से। कारण क्या है वो अपन अभी कंडक्टर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद, तो उसमें देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0, ऐसा हम आगे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो जब कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी उसमें अंदर एंटर नहीं कर रही होंगी, तो नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर। तो अभी हमने जब भी पढ़ा है वो नॉन कंडक्टर के लिए पढ़ा है, इस कारण से अभी तो हम सब जगह लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहे थे, लेकिन जब हम कंडक्टर देखेंगे तो कंडक्टर की 2 प्रॉपर्टी देखेंगे। कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे। और लाइन ऑफ फोर्स कभी अंदर नहीं भेज रहे होंगे, क्योंकि हमेशा प्रॉपर्टी जानेंगे कि कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चूंकि अब हम प्रॉपर्टी सारी साथ में लिख रहे थे इसलिए इसको साथ में लिख लिया। ट्रू फॉल्स छोटा सा, इफ अ चार्ज इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट फॉलो लाइन ऑफ फोर्स। जैसे लाइन ऑफ फोर्स बनी हुई किसी जगह पे और हम चार्ज को रिलीज करें तो क्या वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ही जाएगा हमेशा? अगर हमेशा जाएगा तो ट्रू, और कभी कोई पोजीशन होगी जब नहीं जाएगा तो फॉल्स। तो क्या आंसर बनेगा इसका? तो देखो लाइन ऑफ फोर्स जो है वो अगर ऐसे सीधी स्ट्रेट है इस तरह से, और हम एक चार्ज को छोड़ दें यहाँ पे, रिलीज कर दें, तो क्या होगा, फिर ये इसी के अलोंग चल रहा होगा, तो ये फॉलो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन मान लो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कर्व है, इस वाले तरीके से लाइन ऑफ फोर्स है ऐसे इस तरह से। अब आपने किसी चार्ज को यहाँ रिलीज किया जैसे इस वाली पोजीशन पर, तो इस पर फोर्स ऐसे लगा इस तरह से, तो अब ये इस वाली डायरेक्शन के अलोंग जाएगा यहाँ पर। तो अभी वेलोसिटी गेन कर चुका है, लाइन ऑफ फोर्स इधर मुड़ गई लेकिन ये तो इधर चला गया, इसलिए यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमेशा फॉलो करना जरूरी नहीं है, इसलिए विल इट फॉलो, तो आंसर हो गया नहीं, फॉल्स। तो विल इट फॉलो, नो, हमेशा फॉलो नहीं करेगा, कर्व वाले केस में फॉलो नहीं कर रहा होगा।